चलिए बात करते हैं ब्रिक्स समूह के वर्चुअल शिखर सम्मेलन की, जहां पीएम मोदी ने इस सम्मेलन में शिरकत की। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने आतंकवाद से संगठित होकर लड़ने की चर्चा की। इसके साथ ही बिना नाम लिए पाकिस्तान को पीएम ने आड़े हाथों भी लिया। कोरोना महामारी के चलते ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का वर्चुअली आयोजन किया गया। मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद को दुनिया के लिए खतरा बताया और पाकिस्तान का नाम लिए बगैर कहा कि इसका समर्थन और सहायता देने वाले देशों को दोषी ठहराया जाए। उन्होंने आतंकवाद से मिलकर लड़ने की वकालत की। आतंकवाद आज विश्व के सामने सबसे बड़ी समस्या है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि आतंकवादियों को समर्थन और सहायता देने वाले देशों को भी दोषी ठहराया जाए और इस समस्या का संगठित तरीके से मुकाबला किया जाए। इस ऑनलाइन बैठक में रूस के राष्ट्रपति पुतिन, चीन के शी जिनपिंग समेत ब्राजील के राष्ट्राध्यक्ष भी शामिल थे। पीएम ने कोरोना महामारी के बाद इकोनॉमी रिकवरी पर चर्चा की और कहा कि यहाँ दुनिया की 42% आबादी बसती है, जो इसमें मदद करेगी। कोविड के बाद की वैश्विक रिकवरी में ब्रिक्स इकोनॉमीज की अहम भूमिका होगी। हमारे बीच विश्व की 42%, 42% से अधिक आबादी बसती है और हमारे देश ग्लोबल इकोनॉमी के मुख्य इंजन में से है। पीएम ने संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व व्यापार संगठन और विश्व स्वास्थ्य संगठन जैसी संस्थाओं में सुधार की बात कही। उन्होंने कहा कि इसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि समय के साथ इनमें बदलाव नहीं आया है। ब्रिक्स की ये बैठक भारत चीन के लिए भी काफी अहम थी, क्योंकि लद्दाख में गलवान घाटी में झड़प के बाद पहली बार पीएम मोदी और जिनपिंग एक साथ मंच साझा कर रहे थे। हालांकि इस दौरान पहले से ही लद्दाख मसले पर कोई चर्चा का प्लान नहीं था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और अब बात करते हैं उस बयान की जिस पर संग्राम छिड़ा हुआ है। बात सिब्बल के बयान की हम कर रहे हैं, जिसमें कांग्रेस तो सफाई देने के लिए कूदी, लेकिन बीजेपी ने सोचा आओ कुछ तूफानी करते हैं। बिहार में पराजय, मरुधरा में संग्राम। सिब्बल के बयान पर कांग्रेस में कलह। सिब्बल का सवाल, गहलोत की सलाह। सिब्बल पर संग्राम। ऐसा लगता है कि पार्टी नेतृत्व ने शायद हर चुनाव में पराजय को ही अपनी नियति मान लिया है। बिहार ही नहीं, उपचुनाव के नतीजों से भी ऐसा लग रहा है कि देश के लोग कांग्रेस पार्टी को प्रभावी विकल्प नहीं मान रहे हैं। कपिल सिब्बल के इसी बयान पर सियासत गर्म है, संग्राम छिड़ा है। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सकी और इसके बाद कांग्रेस में अब नए सिरे से कलह शुरू हो गया है। कपिल सिब्बल ने सवाल उठाए तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सिब्बल को ही सलाह दे डाली। कपिल सिब्बल को पार्टी के अंदरूनी मामले के बारे में मीडिया में जिक्र करने की जरूरत नहीं थी। उनके बयान से पार्टी कार्यकर्ताओं को ठेस पहुंची है। 1969, 1977, 1989 और 1996 में भी कांग्रेस ने संकट देखा। हर बार पार्टी की नीतियों और आदर्श से हम फिर उठकर बाहर आए। इस बार हार के कई कारण हैं, लेकिन हर बार की तरह हम ऐसे संकट से और मजबूत होकर निकलते रहे हैं। सिब्बल के बयान पर अशोक गहलोत ने सलाह दी तो कांग्रेस के दूसरे नेता भी अशोक गहलोत की सलाह पर ही हामी भरते दिखे। मेरी समझ से कांग्रेस के अंदर बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया उस पर व्यक्त करी है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने भी कल इसके बारे में विस्तार से मेरे ख्याल से 5-6 हिस्सों में अपनी ट्वीट करी है और मेरे ख्याल से काफ़ी बात ये है कि हम अपनी बात जो है पार्टी के जो अंदरूनी मामले हैं वो अंदरूनी तौर पर ही बैठक में रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जनता से जुड़ी बातें हैं वो पब्लिक में जाती है, पब्लिक के सामने रखी जाती है। पार्टी से जुड़ी बातें हैं, पार्टी की रणनीति की बातें हैं तो पार्टी के प्लेटफॉर्म पे रखनी चाहिए। कपिल सिब्बल का जो बयान आया है, पार्टी के भीतर स्वर उठने लगे हैं नाराजगी को लेकर। थैंक यू, धन्यवाद।
साफ तौर पर कांग्रेस कुछ भी कहने से बच रही है, लेकिन बीजेपी इस मौके पर चौका मारने से नहीं चूकी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ये बयान कि कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई मीडिया में नहीं आए, कपिल सिब्बल के बयान के संदर्भ में उनका ये बयान इस बात को साबित करता है कि कांग्रेस में अंदरूनी झगड़ा भी है और कांग्रेस इस हार के बाद हताशा के उस दौर से गुजर रही है कि वो अपनी करतूतों को इतिहास में माफ न करने लायक इस किस्म की एक दहलीज पर आकर खड़ी हुई है। दरअसल इससे पहले भी कपिल सिब्बल कई बार अपनी ही पार्टी पर सवाल उठा चुके हैं। यहाँ हम आपको बता दें कि कपिल सिब्बल समेत कांग्रेस के 23 वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी प्रमुख सोनिया गांधी को संगठन का कायाकल्प करने का सुझाव दिया था। उस समय राहुल गांधी ने एक बैठक में कपिल सिब्बल को निशाने पर लिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। इधर जेएनयू का नाम बदलने का मुद्दा एक बार फिर से गर्म हो रहा है। बीजेपी महासचिव सीटी रवि ने ट्वीट कर इसका नाम स्वामी विवेकानंद के नाम पर रखने का सुझाव दिया। कई छात्र संगठन इसका विरोध कर रहे हैं, साथ ही विपक्ष भी इस मुद्दे पर हमलावर है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा के अनावरण के साथ ही एक बार फिर जेएनयू का नाम बदलने का मुद्दा गर्मा गया है। इस मौके पर पीएम मोदी ने छात्र छात्राओं को स्वामी विवेकानंद के विचारों से प्रेरणा लेने को कहा, साथ ही निजी विचारों से राष्ट्र हित में नुकसान होने को लेकर चिताया भी था। आत्मनिर्भर सोच और संस्कारों का निर्णय ये कैंपस बनाते हैं, आप जैसे युवा साथी बनाते हैं। जो भूख साबरमती ढाबे में मिटती थी, अब आपके लिए स्वामी जी की इस प्रतिमा की छत्रछाया में एक और जगह मिल गई है। तो अपनी विचारधारा के बोझ तले दबकर फैसला लेने से देश का नुकसान ही होता है। स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा के अनावरण बाद अब बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव सीटी रवि ने जेएनयू का नाम बदलने की मांग करते हुए एक ट्वीट किया। ट्वीट में रवि ने लिखा कि ये सही है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का नाम बदलकर स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय कर दिया जाए। भारत के देशभक्त संत का जीवन आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगा। रवि के ट्वीट के बाद जेएनयू का नाम बदलने को लेकर विपक्ष से तीखी प्रतिक्रियाएं आई। विवेकानंद बीजेपी के नहीं थे, विवेकानंद पूरे देश के थे, जवाहरलाल भी पूरे देश के थे। भारतीय जनता पार्टी उनके खिलाफ बोलती है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। यह अकेला राजनीतिक दल है जो अपने पूर्वजों की मुखालफत करता है। जवाहरलाल नेहरू और स्वामी विवेकानंद को समझना है ना तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़ लीजिए। पढ़ते नहीं हैं आप लोग, पढ़ भी नहीं सकते, आपकी समझ ही नहीं उतनी। आप तो 15-20 पन्नों की जो किताब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करता है उस पर बात करते हैं। केंद्र सरकार करे, एचआरडी मिनिस्ट्री करे, या वहाँ के छात्र संघ और वहाँ के जो टीचर्स हैं इसकी बात करें, विषय रखे। परंतु ये विषय चला है, अच्छा विषय है, देखते हैं आगे कैसे जाकर इस बात पे बात बनती है। भारत की सनातन संस्कृति उनका आदर्श रहा है, तो इसको न मानने वाले लोग निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि भारतवंशी नहीं हो सकते हैं। सीटी रवि को हाल ही में पार्टी ने गोवा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु का प्रभारी बनाया है। तमिलनाडु में अगले साल और गोवा में 2 साल बाद चुनाव होने हैं, लेकिन पार्टी की नजर खास तौर पर पश्चिम बंगाल पर है। स्वामी विवेकानंद के बहाने पार्टी पश्चिम बंगाल के अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को भी देख रही है। हालांकि ये पहली बार नहीं है कि जेएनयू का नाम बदले जाने की मांग उठी है। इससे पहले बीजेपी सांसद हंसराज हंस अगस्त 2019 में जेएनयू का नाम बदलकर MNU यानी पीएम नरेंद्र मोदी के नाम पर रखे जाने की मांग कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। यहाँ रुकता छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात कोरोना की बेकाबू रफ्तार की। प्रीमियर हो रहा है बुधवार 18 नवंबर को रात 9 बजे। इंडियन पैराट्रूपर स्पेशल फोर्सेस का एक दल किसी खास अभियान की तैयारी कर रहा है। आतंकवाद के खिलाफ चल रही लंबी लड़ाई में आज रात के अंधेरे में ये करने वाले हैं एक और हमला।
निशाने पर है आतंकी हथियारों का एक जखीरा। स्ट्राइक टीम को पहले से तय की गई जगह पर हेलीकॉप्टर से उतारा जाएगा, लेकिन इससे पहले कि पैरा एसएफ वहां से निकलेंगे, एक और दस्ता तैयार है। घातक प्लाटून। घातक दस्ते को दुश्मनों के किसी और इलाके में उतारा जाएगा। ये एक छलावा है, दुश्मन का ध्यान मिशन के असली मकसद से हटाने के लिए एक अनोखी टैक्टिक। इन्फेंट्री बटालियन अपने रेजिमेंट से सबसे मजबूत सैनिकों को ट्रेनिंग देकर घातक कमांडो बनाती है। इस तरह के खास सैनिकों को ही किसी हमले के लिए भेजा जाता है। जून 2020 में गलवान घाटी में इसी तरह के एक जाबाज घातक दस्ते और चीनी सैनिकों के बीच हिंसक हाथापाई हुई थी। अगर कभी मामला गंभीर हो जाए तो ऐसी परिस्थितियों को घातक दस्ता बड़ी आसानी से अपने पक्ष में कर सकता है। तो इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रदेश में 30 नवंबर तक बंद रहेंगे स्कूल कॉलेज। बड़ी खबर आपको बता दें, 30 नवंबर तक प्रदेश में स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। गृह विभाग ने आदेश जारी किया है। पहले 16 नवंबर को स्कूल कॉलेज खोलने के आदेश दिए गए थे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रदेश में 30 नवंबर तक स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। गृह विभाग ने ये आदेश जारी किया है और पहले 16 नवंबर को स्कूल खोलने के आदेश गृह विभाग ने जारी किए थे, लेकिन अब 30 नवंबर तक स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। सहयोगी प्रेम मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रेम, क्या है पूरी जानकारी? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह प्रदेश में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, उसी के तहत राज्य सरकार स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर काफी गंभीर हो गई है और अब राज्य के गृह विभाग ने एक अहम आदेश जारी किया है, जिसके तहत प्रदेश के सभी स्कूल, कॉलेज एवं कोचिंग संस्थान 30 नवंबर तक बंद रखने के आदेश जारी कर दिए हैं। हम आपको बताना चाहेंगे, पहले 16 नवंबर को शैक्षणिक संस्थान खोलने के आदेश राज्य के गृह विभाग ने जारी किए थे, लेकिन अब सरकार ने ये तय किया है कि 30 नवंबर तक सभी शैक्षणिक संस्थान है वो बंद रहेंगे। ऐसा माना जा रहा है कि सर्दी के मौसम में जिस तरह कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, उससे राज्य सरकार चिंतित है और सरकार नहीं चाहती कि विद्यार्थियों के स्वास्थ्य पर किसी तरह का प्रतिकूल प्रभाव पड़े और इसी के तहत सरकार ने 30 नवंबर तक सभी शैक्षणिक संस्थान बंद रखने का आदेश जारी कर दिया है। जी प्रेम, आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी, क्योंकि हमने देखा कि राजस्थान में कोरोना केस 2 लाख के पार पहुंच चुके हैं। तो ऐसे में जानना चाहूंगे प्रेम आपसे कि स्कूल कॉलेज बंद किए गए हैं, तो छात्रों की एंट्री तो होगी नहीं, तो यहाँ पर शिक्षक मौजूद रहेंगे या फिर पूरी तरीके से शिक्षकों की एंट्री भी बंद कर दी गई है? हाल ही में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटारा ने इस बात को क्लियर कर दिया था कि स्टूडेंट्स हैं उनके लिए शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे, लेकिन जो शिक्षक है उनका शिक्षण संस्थानों में आवाजाही रहेगी, यानी उनके लिए शिक्षण संस्थान बंद नहीं रहेंगे। शिक्षक गण है वो स्कूलों में उपस्थित रहेंगे, लेकिन जो बच्चे हैं उनकी उपस्थिति नहीं रहेगी। चलिए, शुक्रिया प्रेम, आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। चलिए